अच्छा, कभी इश्क हुआ? इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है, दिल से होता है शुरू पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। वेद भाई, एक ख्वाहिश करो। किस तरह की ख्वाहिश करना आप तो बड़े शरारती हैं यार। तो मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। 8 साल तो मैं बाजे हारमोनियम का काम करता रहा। डाइट कर रहे हैं? नहीं, डाइट तो नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में मैं एक ही शख्स हूँ कव्वाली और क्लासिकल को निभा रहा हूँ। मैं क्या, तेरा दोहा तो सड़ेया, मेरा तिन्ना तो दिल सड़ेया। फिर तो भी चाहत फतेह अली खान पे क्या बात करूं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या वो क्या कर रहे हैं। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं उस्ताद जावेद बशीर साहब, जो कि एक लेजेंडरी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने म्यूजिक के ऊपर बहुत सी बातचीत की और उन्होंने अपने उस्तादों का भी बताया, एक शो का कितना चार्ज करते हैं, बचपन में कौन कौन से काम किए, इंडिया में काम करने के बाद किस किस बड़े आर्टिस्ट ने उनको फोन कॉल की, जावेद बशीर दिन में कितने घंटे रियाज करते हैं, फ्यूचर में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। और जब हमने चाहत फतेह अली खान के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तशरीफ लाए हमारे स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अब्दुल्ही, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आपके क्या हाल हैं? पहले से मुझे थोड़े स्मार्ट भी नजर आ रहे हैं। जी। क्या डाइट कर रहे हैं? नहीं, डाइट तो नहीं कर रहा। आपको लग रहा है गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुनो टीवी का, आपका और सुनो पॉडकास्ट का, जिन्होंने आज मुझे मेरी ज़िंदगी के हवाले से और मेरे म्यूज़िक की और मेरे कला के हवाले से मुझे मदऊ किया है और मुझे सुनाने का और बयान करने का मौका दिया। आज आपसे हम सारी बातें पूछेंगे, आपका बचपन, आपका जो शरारती एक टाइम गुजरा है बचपन का, उसके अलावा आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जो आपने तालीम ली, सारे एक्सपीरियंसेस आज इस पॉडकास्ट में पूछेंगे और लोगों को बताएंगे कि असल जावेद बशीर जो उस्ताद हैं, क्रिएटिव उस्ताद हैं माशाल्लाह, तो वो क्या असल में क्या है। तो सर, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। इंसान के ना 2 बड़े दिन होते हैं। एक बड़ा दिन होता है जब वो पैदा होता है, और एक दिन वो बड़ा होता है जब उसे ये पता चल जाता है कि वो क्यों पैदा हुआ है। वाह। हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये दोनों चीज़ें कब पता चली। ये सीन बताएं कि जब रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इसलिए पैदा हुआ था, इस मकसद के लिए पैदा हुआ था। अरे वाह। अब्दुल्ही, मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ। मेरे घर में मेरे वालिद साहब उस्ताद बशीर अहमद ख़ान साहब, बेशक, मेरे नाना दादा सके भाई थे, और क्योंकि एक ही घर में उनकी शादियाँ हुई थी, और मेरे दादा का नाम था फ़ज़ल मोहम्मद भज्जू खान और मेरे नाना का नाम था गज़नफ़र अली गच्चू खान। सही। तो जलंधर के साथ 22 किलोमीटर पे हमारा गांव है, इसलिए हम जलंधर नाला घराना मैंने इसको बोलता हूँ। अच्छा। तो हमारी ये चौथी पीढ़ी है। पीढ़ी का मतलब ये है कि जिस तरह मेरे नाना दादा गायक थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद मेरे वालिद साहब और मेरे ताया उस्ताद मुबारक अली खान, जो मेरे उस्ताद हैं, वो गायक थे। उसके बाद मैं और मेरे साथ और भी मेरे बेटे हैं, मेरा भाई है उस्ताद अकबर अली खान। मैं उसको उस्ताद इसलिए बोलता हूँ कि वो वाकई उस्ताद है। अच्छा। तो मेरा तो छोटा है, तो वो बहुत बड़ा गायक है। फिर उसके साथ साथ सज्जाद अली खान, वो तबला नवाज बहुत अच्छे गुजरे हैं। उसके बाद मेरे चचा उस्ताद मुमताज़ अली खान, वो अमेरिका से मतलब वो तबला बजाते हैं। इसी तरह आगे मेरे बच्चे हैं। इस तरह हम इसी तरह करके हमारी चौथी पीढ़ी इसको बोलते हैं। सही, जिसे नस्ल भी कहा जाए। नस्लें का, हाँ, नस्लें, हाँ। तो इस तरह करते करते हमारी चौथी, इसलिए मैं इसको घराना बोलता हूँ। तो जब मैं पैदा हुआ, मैं 1973 में 75 में 1975 में मैं पैदा हुआ। तो जब मैं 10-12 साल का था तो मेरे वालिद साहब मुझे प्रोग्राम्स पे ले जाते थे, कवाली करते थे मेरे वालिद साहब। वो जाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मेहनत करना और ये करना वो करना। ठीक है। बस ये है कि मुझे लगता है कि जब मैं हिंदुस्तान गया और पूरी दुनिया में गया, और मुझे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने, जिस तरह नाम लिया जाए तो अरिजीत सिंह ने मुझे एक दफ़ा बोला कि सर, जिस तरह आपने गाया है या जिस तरह आप गाते हैं वो गायकी हमें बड़ी पसंद है। क्या बात तो है। इसी तरह और भी काम करने वाले लोग जितना जब मुझे कहते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम करते हैं, अब अलग कुछ अंदाज से आपने मेहनत बड़ी की है, तो मैं समझता हूँ
पैदा होना तो अल्लाह की मेहरबानी, खुशी का दिन है ही कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में पैदा किया। और मैं कहता हूँ दूसरी खुशी ये है जब आपको पूरी दुनिया से उसकी रिगार्ड मिलता है या रिवार्ड मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब उस दिन अच्छा कोई एक ऐसी चीज़ या एक कोई ऐसा गाना जिसके बाद लगा हो कि यार मेरा मकसद पूरा हो गया है आज? इसमें अब्दुल्ला ही मकसद पूरा, बहुत से गाने तो आपने गाए माशाल्लाह। बहुत सारे मेरे गाने, अभी भी मेरी एक एल्बम आई है ब्रिटिश के साथ, उसकी वाइफ ने बोला है, कश्मीर की है उसकी वाइफ, स्टीव मैसन उसका नाम है, उसने बोला कि वो एल्बम बना रहा था, कहता है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उसकी एल्बम का नाम है, उसमें मैंने 2 गाने गाए हैं, ब्रिटिश है। तो उसकी बीवी ने बोला कि मैं तुम्हें तब आर्टिस्ट कंसीडर करूंगी जब तुम जावेद बशीर के साथ गाओगे। वाह। वैसे तो मेरी क्लासिकल सिंगिंग है, कवाली भी मेरा जॉनर है, लेकिन काफ़ी सारे गाने ऐसे हैं कि जिस तरह एक मैंने फिल्म में गाया था, पिया तू काहे रूठा रे, उसमें सारी ताने थी, वो मेरा जॉनर था। जिस तरह मैं मिकाल हसन बैंड में मैंने काफ़ी ऐसे गाने गाए हैं जिस तरह के वो मेरा ही जॉनर था, जिसमें मैंने रियाजत की थी, मेहनत की थी। तो वो मकसद तो इसका पूरा नहीं होता, मकसद तो यही होता है कि आप गाते रहें, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे गाने मुझे मिले हैं। जिस तरह बाजीराव मस्तानी का मुझे गाना मिला है आज इबादत, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया है। उसका चंचल बोलते हैं 7 मात्रे को। अच्छा। 7 मात्रे, दैट इज द डिफिकल्ट टेम्पो है वो। अच्छा। तो वो काफी मतलब इसे क्या कहते हैं? चंचल। और इसमें 7 आपने 7 मात्रे होते हैं। 7 मात्रे होते हैं। रूपक भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें ये सुरों को कहा जाता है 7 मात्रे या क्या? मात्रे ठेके होते हैं ना, ये 1 2 3 4, ये एक बीट को जिस तरह इंग्लिश में बीट कहते हैं और उसकी जुबान में जो उसकी जुबान है उसको मात्रा बोलते हैं, मात्रा कहते हैं। तो नुसरत फतेह अली खान साहब उस्ताद वो कितने मात्रा में गा लेते थे या कितने सुरों में गा लेते थे? बहुत सी हमें मिथ्स तो मिलती हैं सुनने को, लेकिन आपको ज़्यादा पता होगा, घराना चल रहा है माशाल्लाह। किसी उस्ताद को एस्टिमेट नहीं हम कर सकते कि वो कितने मात्रों में गाते थे और किस मतलब क्या थे, लेकिन वो एक मुकम्मल पैकेज था। क्लासिकल भी गाते थे, फोक, रॉक, ठुमरी, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए हैं। मैं समझता हूँ वो एक ऐसा आइकॉन है, आई थिंक, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, जिसने उस दौर में मैडम लता जी से मतलब उन्होंने उनके लिए कंपोजिशन बनाई। हालांकि ये बड़े हौसले की बात है, बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। क्या आपकी कंपोजिशन में इतना दम है कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई फलां औरत गाए जो उस वक्त की आइकॉन हो या मतलब बहुत लेजेंडरी सिंगर हो? तो मैं कहता हूँ ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को क्रेडिट जाता है। क्या बात है। हाँ। अच्छा, वापस आते हैं 10-11 साल की उम्र है। यस। इधर ही तो बैठे हैं। हम आपके बचपन में वापस जा रहे हैं ना, कि 10-11 साल की उम्र में आपने जिस तरह जिक्र किया कि वालिद साहब ले जाते थे कवालियों पे, इस तरह से फिर आगे क्या होता है? हाँ, ये बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी। एक मेला लगता था, हम उस वक्त में मेला कहते थे उसको। ठीक है। मेला लगता था इधर, उसको कहते हैं लदड़ा। हाँ, लदड़ा ये फैसलाबाद के साथ ही गांव है एक, ठीक है, उनके लदड़ा शरीफ। तो वहाँ हमारे बड़े ही दिल जानी कह लें कि बड़े प्यारे थे हमें, पीर दिलशाद हुसैन, ठीक है, उनके उर्स में मेरी ओपनिंग हुई थी। अच्छा। पहली दफ़ा मैंने 10-12 साल की उम्र में गाया था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की। मैंने 2 चीज़ें गाई थी और पंडाल पागल हो गया था, पूरा पंडाल लगता था वहाँ। क्या बात है। यादां विछड़े सजन दियां आईयां, और स्टार्ट में मैंने गाया था नात शरीफ लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। क्या बात। उसके बाद वो दो चीज़ें मेरे वालिद साहब ने, उस वक्त मेरे वालिद साहब को लोगों ने बोला था कि ये अपने आने वाले वक्तों में ये बहुत नाम कमाएगा। उन पीर साहब ने बोला था। तो मैं समझता हूँ ये दुआओं का काम है, और दुआएं तभी लगती हैं अब्दुल्ला जब आप किसी का दिल जीतते हैं। सही कह रहे हैं। किसी का दिल खुश करते हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी का दिल खुश करते हैं, इसका मतलब ये है, उसका मतलब गलत ना हो, किसी का दिल खुश करते हैं तो वो एक दुआ होती है और अल्लाह ताला उसको बहुत पसंद करते हैं, उसका आपको रिटर्न मिलता है। उसका जो है ना, आपको सिला भी मिल जाता है जिंदगी में, रिटर्न मिल जाता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई के हवाले से अगर हम जिक्र करें तो स्कूलिंग कैसी थी? मतलब पढ़ने लिखने का शौक़ था या बस क्या कि नहीं, जो आपने सीखना था, जो करना था, जिस तरफ इंटरेस्ट था, जिस तरह मौसीकी में, वही करना था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात पूछी है। मैं अपने स्कूल में, मैं गांव में पढ़ता था। ये सच। अच्छा, बचपन कहाँ गुजरा? गांव में?
पहले हम मुल्तान थे, मुल्तान, जब माइग्रेशन हुई सारे हम मुल्तान चले गए थे। ठीक है। तो बीच में एक छोटा सा स्लॉट आया कि हम कसवाल आ गए। कसवाल लाहौर और मुल्तान के बिटवीन है, ठीक है, यानी इन द मिडल ऑफ मिडल है, मुल्तान बिल्कुल और मिडल। हाँ, तो वो वहाँ मैंने 7-8 जमातें वहाँ पढ़ी हैं। ठीक है। तो मेरी वहाँ जो बहुत बड़ी मेरी चीज़ लोगों को भाई थी कि 22 सेकंड का तराना होता था, जो कि मैं कहता हूँ सोचा ही नहीं जा सकता गाँव में कि तराना और दुआ, मतलब लपे आती है दुआ बन के तमन्ना, इसकी मैंने कंपोजिशन चेंज की है अपने। हालांकि टीचर कहते थे यार ये क्या बच्चा आ गया है, ये क्या कर रहा है। हाँ, वो तो मतलब कॉमतें लग जाती हैं भाई, गांव में कंपोजिशन की क्या, उन्हें क्या पता कंपोजिशन क्या। जाती। अब बेशक गांव वाले भी बहुत ज्यादा मैं थोड़ा सा एग्जांपल सुनाता हूँ। उस वक्त लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ये था उस वक्त। ये चल रहा था। लेकिन जाहिर है गांव के बच्चे थोड़े म्यूजिक से हट के भी होते हैं, आपको पता है, ऐसे ही है। तो उनको कंपोजिशन से नहीं, वो सीधा लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो। तो उस वक्त मैंने यकीन माने अब्दुल हई, मैंने कंपोजिशन बनाई थी, मैं सुनाता हूँ आपको। जी, वो जरूर। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है तो मतलब ये किसी की कंपोजिशन है, लेकिन मैंने वहां इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। तो इसी कंपोजिशन को लोगों ने इतना एंजॉय किया था और एक गांव में नया माहौल बन गया था। और फिर तराना पाक सरजमीन शादबाद, वो 22 सेकंड का तराना होता है, आई थिंक, मैं कहीं गलत ना कह रहा हूँ। तो वो 22 सेकंड का तराना मैंने वहाँ एक रिकॉर्ड बनाया था कि जितने उस्ताद थे, हालांकि असम्बली में उस्ताद नहीं आते थे, 1-2 उस्ताद असम्बली करवाते थे, तो वो अपने क्लासेस में चले जाते थे। सारे उस्ताद आने लग गए और एक सिविलाइज, मतलब पूरा स्कूल में एक इसकी डिसिप्लिन सा बन गया, और इसका इम्पैक्ट बन गया कि भाई यार असम्बली होनी है, जावेद ने तर्ज एक ऐसी बना दी है। तो ये मुझे क्रेडिट जाता है अल्लाह की मेहरबानी से। मतलब उस टाइम से ही, शुरू से ही पता था कि कुछ ना कुछ शरारती थे। ठीक हो गया, कोई ना कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस फिर उसके बाद फिर हम लाहौर आ गए। लाहौर कब है? लाहौर हम अभी तो हमें 35-36 साल हो गए लाहौर आए हुए। अच्छा, हाँ, और लाहौर आए, फिर यहाँ काफ़ी स्ट्रगल की मैंने, लोगों से मिला। मतलब यहाँ ये तो पूरी दुनिया में है अब्दुल हई, जब तक आपका नाम नहीं होता लोग आपको लिफ्ट नहीं करवाते। सही कह रहे हैं। जब तक अल्लाह की मेहरबानी नहीं होती। तो काफ़ी मैंने फिर यहाँ लाहौर में आके क्या किया? और कितने बहन भाई कितने थे? मेरे बहन भाई, हम 8 बहन भाई हैं। अच्छा, 8 बहन भाई हैं, माशाल्लाह। 4 बहनें और 4 भाई हैं। वेरी नाइस। और मैं 3 बहनों से छोटा हूँ। ठीक हो गया। मेरे से 3 भाई छोटे हैं, फिर एक अच्छा, भाई भी इसी मौसीकी में ही हैं? मैंने बताया ना, 4 भाई हैं हम। बताया। एक भाई तो इस दुनिया से चला गया, आमिर बशीर था उसका नाम। मैं हूँ, मेरे से छोटा अकबर बशीर है, से छोटा आसिफ बशीर है। ठीक हो गया, वो साथ साथ ही होते हैं आपके, माशाल्लाह। अच्छा, लाहौर आए तो फिर क्या लाहौरियों ने वेलकम कैसा किया? लाहौरियों ने बहुत अच्छा वेलकम किया। मैं सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहूँगा लाहौर शरीफ का। यहाँ दाता की नगरी है। हाँ। तो दाता की नगरी, तो मतलब आपको पता है दाता का मतलब कितना बड़ा है। तो फिर अल्लाह का इतना एहसान हुआ कि यहाँ मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आई थिंक मैं 8 साल तो मैं बाजे हारमोनियम का काम करता रहा। मैंने बाजा सुर करना सीखा यहाँ। अच्छा। तो उसके बाद 8 साल। तो उसके बाद बड़ी स्ट्रगल के बाद फिर और क्या क्या किया? और इसके साथ कोई नौकरी शौकरी भी करते थे? नहीं, यही मेरी नौकरी थी, इसी से मैं पैसे कमाता था। अच्छा, इससे पैसे मिलते थे? हाँ, सही। तो वो फिर करके पहला जो मुझे ब्रेक थ्रू मिला था, वो बहुत सच्ची बात है। मैं गया था एक स्टूडियो, SM सादिक साहब को आप जानते हैं। ठीक है। तो मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनके स्टूडियो में मैं गया था तो मैंने एक एल्बम का इनको बोला था कि मैं एक एल्बम करना चाहता हूँ। तो उस वक्त ये कह लें कि ट्रेंड था या रिवाज था कि आप अपनी खुद ही एल्बम बना के कंपनियों को देते थे, वो रिलीज कर देते थे। ठीक है, वो आगे रिलीज करते थे और सारी चीजें मैं लकी रहा हूँ कि मैंने इनको एक एल्बम रिलीज की, मतलब रिकॉर्ड करवाई। उसके बाद जो छक्कू लहरी हैं, साजिद हुसैन छक्कू, उस्ताद ताफो के, मतलब वो फैमिलीज से हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उसने उसका म्यूजिक बनाया। तो वो फॉर्चुनेटली बाली सागू के हाथ वो एल्बम लग गई, SM सादिक साहब ने उनको दे दी। अच्छा। उसमें फिर 3 गाने, उसने एक गाना फिर ऋषि रिच को दे दिया, एक गाना मेरा बहुत बजा
पहला मेरा गाना आया था घर आजा नहीं हो दिल लगदा, वहां से। हाँ, फिर दीवाने नच दे आया, देखो मौला अली दे दीवाने नच दे। आफ्टर दैट फिर मेरा गाना बहुत हिट हुआ, खान साहब का वो रीमिक्स किया था मैंने, नहीं तेरे जया होर दिसदा, नहीं तेरे जया होर दिसदा, अब्दुल अली, उसने तो फिर धूम मचा दी थी। उसकी जो सरगम है, उस सरगम से ए आर रहमान जी ने मुझे बुलाया। अच्छा। मैं बॉम्बे में था, अपना कोई शो करने के लिए गया था, बैसाखी ब्लास्ट। मैं था, सुखविंदर था और मलकीत सिंह थे। तो उस शो से फिर वो ए आर रहमान जी थे अपने लंदन में, तो वहाँ मेरी जगह जगह सरगमें वो चल रही हैं, तो वो मेरा गाना चल रहा है, इतना सुपरहिट था। फिर वो उन्होंने मुझे वहाँ से कॉल की, उन्होंने फिर मुझे 2 बैकग्राउंड दिए थे, 2 फिल्मों के, मैंने उनमें सरगमें की थी और अलाप किए थे। तो वो उससे मेरा ब्रेक थ्रू हुआ, और फिर आगे सिलसिला शुरू हुआ। तो आपको पता है, फिर मिकाल हसन बैंड मैंने किया, वो उसका इतना अच्छा रिस्पांस आया। वो असल में एक क्लास थी, वो ऐसी क्लास जो कि म्यूजिक को सुनने वालों से ज़्यादा गाने वाले लोग ज़्यादा पसंद करने लगे, उस मतलब स्टाइल को या उस एक नए अंदाज को। संपूर्ण एल्बम जो पहली आई थी, हालांकि उस एल्बम की कहानी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी कमाल है। वो एल्बम गाई थी उस्ताद रियाज अली खान ने, जो शाम 84 से हैं। अच्छा। तो कंपोजिशन भी तकरीबन उनकी हैं। तो वो किसी वजह से फिर मुझे गानी पड़ गई वो, क्योंकि इनके अल्लाह जाने क्या इनका हुआ, क्योंकि वो इस बात का बेचारे अभी तक वो परेशान हैं, या मिसाल के अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर करे। मैं उनके लिए बहुत दुआ गूँ कि वो एल्बम उन्होंने गानी थी, वो गाना चाहते थे। अच्छा, लेकिन गा आपने दी। हाँ, क्योंकि मुझे मिकाल ने मतलब बुलाया था। ठीक है। तो वो चीज़ बड़ी आज तक उन्हें परेशान किए हुए? बस नहीं, वो परेशान इसलिए नहीं है, आर्टिस्ट के पास यही उसकी कमाई होती है कि वो कुछ करे तो वो दुनिया सुने, रिलीज हो, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है। तो मैं भी, मेरी दुआएं भी उनके साथ हैं। लेकिन मैंने इसलिए गाई ये एल्बम क्योंकि ये एक तो मेरा जॉनर था, उस ऊपर से मुझे इन्होंने जो मिकाल ने मुझे बोला था, मैंने उस हिसाब से ईमानदारी से, मतलब मेरी कोई किसी के साथ नाउज़बिल्ला हो ही नहीं सकता कि मैं साफ़ सुथरा रहना चाहता हूँ। मुझे ये बहुत डर है कि मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी रहे, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है जो वो ना हो तो इंसान मुर्दा है, और इंसान जानवरों से भी बदतर है। बेशक, ये मेरा ईमान है। तो वो मेरी ईमानदारी थी कि मुझे जो मिला, मैं भी उस वक्त स्ट्रगलर था, अभी भी स्ट्रगलर हूँ, तो वो मुझे जो मिला तो मैंने वो क्लैरिफाई करके मैंने एल्बम कर दी। तो उसके बाद फिर कोक स्टूडियो मेरा आ गया 2007 में। अच्छा, कोक स्टूडियो की भी कहानी सुनेंगे ना, वो कहाँ से आ गई ऑफर, किसने कॉल की, फिर क्या सिलसिला चला। अच्छा, यहाँ जब तक ये काम सारे चल रहे थे आपके, तब तक आप भारत गए थे कि अभी इधर ही पाकिस्तान में ही काम कर रहे थे? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बुल्ला ड्रामा था जो कि शाहिद नदीम साहब और मदिया गौहर, अच्छा, इन्होंने एक बुल्ला ड्रामा बनाया था, जो कि बड़ी चैलेंजिंग बात थी। वो क्योंकि सीन के साथ कवाली करना, क्योंकि अब 2 मिनट का सीन है तो 2 मिनट की कवाली आपने 2 मिनट में करनी है। वो ड्रामा चल रहा होता था ऊपर, सीन टू सीन, और ऐसा ड्रामा मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो बाबे बुल्ले शाह की पूरी हिस्ट्री थी। अच्छा। वो बुल्ले शाह का रोल एक बंदा अदा करता था, एक बंदा हजरत शाह अनायत का रोल अदा करता था। वो पूरा एक बाबे बुल्ले शाह का ही ड्रामा था, और उनकी शायरी पे ड्रामा था। सही। और मैं कवालियां करता था, और बैकग्राउंड पे मेरा स्टेज के साथ एक स्टेज लग जाता था साइड पे। ठीक है। और वो वहाँ मैं कवाली करता था। और इन्होंने दे डिड लॉट ऑफ ट्रायल्स के कोई कवाल ऐसा मिले जो इसको पूरा करे, फिल अप करे। हाँ, कि 2 मिनट में ही, 2 मिनट के सीन में 2 मिनट ही, वो बहुत टाइम के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर मुझे इन्होंने कहा, मुझे एक बड़ी लेजेंडरी डांसर है नाहिद सिद्दीकी, जो कि अच्छा, आपको पता है, जी वो जी, बड़ी मातरेबाज है। तो उन्होंने मुझे कॉल की, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, पसंद भी करता हूँ, वो बहुत अच्छी इंसान है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक ड्रामा है, उसमें आप ही कवाली कर सकते हैं। तो मैं गया, फिर मैंने कवाली, मतलब कि वो ड्रामे की वजह से हम इंडिया जाना शुरू हो गए। अच्छा। इंडिया में इतना मकबूल हो गया। फिर साथ साथ देखें, लकीली ड्रामे के साथ मेरी कवाली भी लोग सुनने लग गए। वाह। इतना मैंने वहाँ फिर काम किया, 2003 से लेके 2008 तक, 9 तक इंडिया। आई वॉज मच बिजी इन इंडिया, इन पंजाब।
ठीक है। मतलब मेरी कवाली अगर मैं इस तरह जा रहा था इंडिया, क्योंकि कवाली लोग बहुत पसंद करते हैं पंजाब में, स्पेशली फिर हंसराज हंस जी ने मुझे वहाँ, खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, वो अच्छे सिंगर हैं और बड़े ही, मतलब जो बड़े नामवर सिंगर्स थे जो म्यूजिक को समझते थे, आर्ट को समझते थे, तो उन्होंने आपको चुन लिया और आपकी तारीफ भी की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां का स्टाइल भी मैं गाता हूँ, फिर मैं अपने वाले साहब का स्टाइल भी गाता हूँ, मैं अपने दादा का स्टाइल भी गाता हूँ। फिर मुझे कोई भी ऐसी चैलेंजिंग चीज़ मिल जाए जो कि निभा लेते हैं उसको, मतलब ये गिफ्ट है, हक अदा कर देते हैं। गिफ्टेड पर्सन, माशाल्लाह, गॉड गिफ्टेड है, उसकी रहमत की बात है। क्या बात है। अच्छा, सूफीज़म से भी लगाव होगा जब ये सारा शुरू में आपने जिस तरह जिक्र किया कि बुल्ले शाह कभी कवाली की, फिर बाकी भी मामला, सूफीज़म है, क्योंकि मेरे 2 जॉनर हैं, ये बात बताना बड़ा ज़रूरी है इस पॉडकास्ट में कि कवाली और क्लासिकल 2 अलग जॉनर अलग है, बिल्कुल ठीक है ना। जिस तरह कह लें कि लड़की और लड़का, यस, ठीक है ना, ठीक है, इसी तरह कवाली और क्लासिकल 2। और मैं समझता हूँ, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह की मेहरबानी की बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में मैं एक ही शख्स हूँ अल्लाह की मेहरबानी से जो मैं कवाली और क्लासिकल को निभा रहा हूँ। क्योंकि क्लासिकल से आप कवाली नहीं कर सकते और कवाली से आप क्लासिकल नहीं गा सकते, क्योंकि उसकी बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट वजह है। क्योंकि जब आप कवाली करते हैं तो आपका आवाज़ इतना वो हार्ड हो जाता है ऊपर गाने से, नोट्स आपके हाई रखने, फिर आप लो नोट्स में उसकी ताने नहीं फिर सकते, उसकी वेरिएशंस नहीं कर सकते, आवाज़ सीधा हो जाता है। ठीक है। तो जब आप क्लासिकल गा लेते हैं, नीचे रियाज कर लेते हैं, ताने बना लेते हैं, तो फिर ऊपर नहीं आवाज़ जाता, वो बड़ा मसला बन जाता है। ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को, क्योंकि मेरे दादा ही वॉज कवाल और मेरे नाना ही वॉज क्लासिकल सिंगर, दैट्स व्हाई मैं दोनों चीज़ों को, और मेरे वालिद साहब जो थे वो कवाल थे, उस्ताद बशीर अहमद, और मेरे जो ताया थे, सके ताया, उस्ताद मुबारक अली खान, ही वॉज क्लासिकल सिंगर। क्या बात। तो इस लेगेसी को लेके चलना और हाँ, वो ये मुझे क्रेडिट जाता है और अल्लाह की मेहरबानी के बाद। चले जी, अल्लाह ताला इसी तरह आपको इसी तरह क्रेडिट आप लेते रहें और आगे भी नाम कमाते रहें। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो भारत में मुख्तलिफ सेलिब्रिटी से भी मुलाकात हुई? भारत में मैं ये बड़ी कमाल की बात कर रहा हूँ कि भारत की जो ये चीज़ है ना कि आर्टिस्ट को खुद भी सारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं किसी भी सरजमीन के आर्टिस्ट को कभी भी तनकीद नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि मेरा एक मानना है, ठीक है, आप अपनी सरजमीन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपनी सरजमीन की बात करते हैं, लेकिन भारत में स्पेशली खुद भी बहुत अच्छी मौसीकी है और सारे लोग बड़े काबिल हैं, और उनकी जो स्पेशलिटी है वो सबसे बड़ी है कि वो एक सिंगर को जो काम करने वाला हो, जो म्यूज़िक को जानता हो, फिर उसको वो अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। सही, ये चीज़ मैंने पूरी दुनिया में कहीं किसी कंट्री में मैंने नहीं देखी। तो भारत में जिस तरह मुझे पजीराई मिली है, तो मैं तो अपना मुल्क का तो शुक्रगुजार हूँ ही कि यहाँ की मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ मैं बड़ा पला हूँ, मेरे माँ बाप ज़मीन है, बिल्कुल आप, मेरे माँ बाप इधर दफन है। तो मैं भारत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस सरजमीन से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली और मुझे इज्जत बहुत मिली और प्यार बहुत मिला। 2003 से 2009 तक अप्रॉक्सीमेटली आपने उधर काम किया? 2003 से नहीं, फिर तो मैं 2016 तक करते रहे, हाँ, 2016 तक। हाँ, लेकिन एक चेंज आया बहुत बड़ा कि 2007-8 के बाद मैं अमेरिका चला गया, 2 साल में उधर रहा हूँ, फिर 10 में मैं फिर भारत जाने लग गया। पहले मैं पंजाब जाता था, ठीक है, फिर मैं जाने लग गया मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। ये मुंबई प्यारा? मुंबई तो क्या बात है, वहाँ तो उसको सपनों का शहर कहा जाता है। और वाकई है, मैं तो नहीं गया अभी तक। नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया, ना मेरा जाना। चले अभी जाके आके बात करें। नहीं, कुछ बताएं। 2012 में मेरा पहला डेब्यू आया भारत से, इंडिया से, दिल्ली से या बॉलीवुड से कह लें, पिया तू काहे रूठा रे। फिर मुझे वहाँ 16 तक, मतलब मैं ओरे खुदा, कब देख, फिर तो लाइनें लग गई ना गानों की, ओरे खुदा, और अंग्रेज, मेरा यार, फिर ये तूने क्या किया, फिर आज इबादत, फिर वो एक शरीक फिल्म का गाना बड़ा हिट हुआ था, अभी भी बहुत हिट है वो,
मेरे साइयां, मेरे साईं। हाँ, फिर ओरे खुदा, फिर प्रीतम जी के और गाने कई मैंने कही हैं। अभी तो कई गाने पड़े हुए हैं जो सबसे हाईली पेड कौन सा था इतने गाने गाए? आज इबादत हाई पेड था। हाईली पेड था। हाँ, कितनी रकम ली थी उसकी माशाल्लाह? वहाँ अब्दुल हई गाने वाले को फिल्मों में इतने पैसे नहीं मिलते, अच्छा। क्योंकि लोग वहाँ ये समझते हैं, अरिजीत सिंह और ये लोग तो सुने, ये सारे लोग बहुत कम पैसे लेते हैं। क्यों? कि उनकी उसकी वजह ये, अब तो अरिजीत बहुत पैसे लेता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो... अब उसका जो भी वहाँ के हिट आर्टिस्ट है, हिट होने के बाद बहुत पैसा लेते हैं। लेकिन पहले इसी तरह होता है, छोटा मुआवजा देते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपका गाना एक वक्त में पूरी दुनिया में सुना जाएगा, आपको प्रमोशन मिल रही है, और इससे आपका इसके वजह से आपका काम भी चल जाएगा, शोज मिलेंगे इंटरनेशनली। वो उनकी थिंकिंग है। अच्छा, वो बड़ा एक्सपोजर उनका है कि वो इस तरह से काम करवा लेते हैं। बिल्कुल, नहीं इसी तरह होता है, होता भी इस तरह ही है। और ऑब्वियसली कि आपको एक इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल, तो फिर आपको काम भी मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, फिर कोक स्टूडियो की क्या कहानी थी, किसकी कॉल आई? कोक स्टूडियो की कहानी बड़ी सिंपल है, क्योंकि पहला जो कोक स्टूडियो मैंने किया था, रोहेल भाई की मुझे कॉल आई थी। रोहेल भाई हमारे मुल्क के बहुत ही लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, कंपोजर भी हैं, और बहुत अच्छे क्रिएटर हैं। तो उन्होंने मुझे कोक स्टूडियो सीजन 2 में कॉल की थी कि मैं 2-3 गाने करना चाहता हूँ, और काफ़ी हमारी बात चलती रही, ये गाना कर लेते हैं, ये गाना कर लेते हैं। कभी वो कहते थे कि ये नहीं सही, मैं कहता था, वो कोई आइडिया भेजते थे तो आई सेड कि ये सही नहीं। तो वो एक दफ़ा फिर मैंने खान साहब की चीज़ मैंने ये लंदन में मैंने सुनी थी, उनका ये कॉन्सर्ट। तो अजय लथा नहीं अखियां दा चाह, तो थोड़ी देर और ठहर जा। तो जब मैंने उनको ये बोला कि ये करते हैं, तो वो एकदम, अरे जावेद भाई ठीक है, यही करते हैं। अच्छा। तो फिर 2 उन्होंने कोलैबोरेट करवाई थी मेरी ज़ेब एंड हानिया के साथ। तो रोना छोड़ दिया और चल दिए, तो उससे फिर बात निकल गई। जो रोना छोड़ दिया में मैंने सरगम की है, वो अच्छा, मैं समझता हूँ एक हिस्ट्री है वो अगर हमें थोड़ा सा सुना दे। इधर नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक कंडीशन पे है ना। अच्छा, एक कंपोजिशन पे है। ठीक हो गया। मैं उसमें फ्यूजन कर रहा था। ओके। एक जो ये तूने क्या किया, ये जो गाना था, ये इसकी पीछे की कहानी क्या थी? ये इस तरह कहानी है कि मैं ये पहले किसी ने गाना गाया था, तो क्योंकि ये गैंगस्टर का गाना है, यस, तो उनको चाहिए थी एक ऐसी आवाज़ जो कि बड़ी रोबली फाइटर आवाज़। अच्छा। फाइटर का मतलब ये है आवाज़ का कि आज से काफ़ी साल पहले, जब माइक्स नहीं होते थे, जब साउंड सिस्टम नहीं होते थे, तो आर्टिस्ट बग़ैर माइक के, बग़ैर साउंड के बड़े बड़े मतलब मैदानों में या बड़े बड़े शोज़ में गाता था जाके। अच्छा। वो दैट वाज टू मच डिफिकल्ट कि इतनी ह्यूज ऑडियंस के सामने वो आर्टिस्टों के आवाज़ इतने हैवी होते थे। तो ये गाना ऑलमोस्ट गा चुके थे एक आर्टिस्ट जो कि इंडिया के आर्टिस्ट थे। तो फिर प्रीतम कॉल्ड मी के जावेद साहब, एक ऐसी आवाज़ हमें चाहिए जो कि वो मतलब स्पीकरों के बगैर होती थी और बड़े लोग जोर से गाते थे। ये असल में ये गैंगस्टर का गाना है। एक गैंगस्टर गाता है लड़की के लिए कि क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी, देखे ना क्यों। हाँ, ये भी एक है ना? क्यों किया तूने ये? हाँ, मतलब ये भी एक कैसा सवाल कैफियत है। हाँ, ये तूने मतलब तोड़ दिया मुझे। हाँ, क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। हाँ। और देखें, इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां। हाँ। अब ये भी फाइटर लफ्ज है। हाँ, है ना? इश्क की साजिशें बाजियां, वही गैंगस्टर। हाँ, हारा मैं खेल कर 2 दिलों का जुआ। हाँ, 2 दिलों का जुआ। तो फिर मुझे वो कहने लगे उनके, हाँ फिर देखें ये। अच्छा, ये लिखा किसने था? ये मिलन है वहाँ के रजत अरोरा। अच्छा, रजत अरोरा साहब है। तो ये इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, इसके डायरेक्टर भी कॉन्फ्रेंस कॉल में मेरे साथ आए थे। वो कहते हैं जावेद साहब, तो आई वॉज इन मैं मुल्तान में था शो करने के लिए, और मैं जब वापस आ रहा था तो मुझे कॉल आई कि आज शाम को ही भेजना है जी। मैंने कहा जी मैं मुल्तान हूँ, मैं रात को ट्रैवल कर रहा हूँ। और ये बात है 2013 की? 2000 बिल्कुल, क्योंकि ये गाना मेरे ख्याल 2013 में आ गया था, मार्च अप्रैल में। तो ये 2013 के 2012 की बात हो गया। 12-13 की, ठीक है। 12 के एंड की, मतलब नवंबर दिसंबर की, ठीक है, मतलब ख्याल है मेरा।
तो मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो वो कहने लगे कि जी आज शाम को ही चाहिए क्योंकि ये तो फिल्म में लग गया है, तो हमें तो वो आवाज़ की वजह से हमने आवाज़ आपकी वो आवाज़ के लिए हम वो गैंगस्टर की आवाज़ हमें चाहिए, वो भारी आवाज़ चाहिए और एक वो जो मतलब जिस तरह खड़के धड़के वाली आवाज़ है, तो वो हमने करनी है। खनक हो जिसमें। हाँ, मैं शाम को आया तो प्रीतम भाई कहने अभी स्टूडियो जावेद भाई पहुंचो प्लीज, सुबह ये गाना लगना है, ये वो। मैंने कहा यार इतनी किस तरह होगा, तो और फिर उसके रात पूरे को सुर मैंने ताल मिलाना और वो पूरा प्रैक्टिस करना है फिर काम। रात को मैंने ये गाना रिकॉर्ड करके जब भेजा है तो सुबह उनकी फिर कॉल आई कि जावेद भाई आपने तो हद कर दी है, ये वही चीज़ आपने की जो हम चाहते थे। क्या बात है। तो वो इस तरह ये एप्रिसिएशन बंदे का अब आप दिल देख जीत लें कि लेती है। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए इस गाने को रिलीज हुए। Yes. आज ये मेरे 4-5 गाने, मैं कहता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से मैं वाद आर्टिस्ट हूँ जिसकी इतनी रील्स बन रही हैं गानों की। मतलब ये तूने क्या किया देखें कितनी रील्स बन रही हैं, बहुत स्टोरीज पे आ रहा है। और आज इबादत बहुत वायरल है, और अंग्रेज जो श्रेया जी के मैंने साथ गाया वो तो बहुत ही सुपर हिट है। क्या बात है। फिर अब मेरा यार भी हिट हो गया है, मेरा यार, हाँ मेरा यार है रब वर्गा, वो भी सुपर हिट हो गया है। अब देख मतलब ये मैं समझता हूँ किसी की दुआ की बात है। मेरी वालदा ने मुझे बड़ी दुआएं दी, मेरे वालिद साहब से मैंने बड़ी दुआएं ली, मैंने अपने भाइयों से अपनी बहनों से बड़ी दुआएं ली, और जितने भी मेरे मिलने वाले हैं मैं कोशिश करता हूँ उनसे मैं दुआ लूँ। कई लोग कहते हैं कि इसके रियाज जिस तरह आप करते हैं, कितना कितना टाइम रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे? जब शुरू में, अब तो टाइम नहीं मिलता, उस वक्त 6 घंटे 5 घंटे 7 डेली घंटे के? रियाज। हाँ। और गले को सही रखने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते थे? वो जो कहते हैं ना कि कावा पीते हैं, कई लोग कहते हैं जी मैं गुड़ रख लेता था, कई लोग कहते हैं कि मैं वो समझ रहे हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें, शहद का इस्तेमाल करना, फिर गर्म पानी पीना, आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी, ठंडी बोतल नहीं पी दिल सकते करता आप। था तो फिर क्या करते थे? चावल नहीं, वो आदत हो जाती है इंसान को। अच्छा, चावल, चावल भी नहीं खाते थे? चावल भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं गले को? हाँ। तो इस तरह की चीज़ें जो ठंडी हैं, वो जो आवाज़ को वो आपका वो लंग्स को बंद कर देती हैं, या वो आवाज़ क्लियर नहीं निकलती, वो मतलब फिर वो इन चीज़ों से परहेज करनी पड़ती है। तो कहते थे गले खराब हो जाए ना तो थोड़ा विस्की का भी एक सिप लगा लेते थे, वो उससे भी गला ठीक हो जाता है, कई लोग कहते हैं। ये नहीं ऐसा है? मैं इस बात को नहीं मानता, मैं नहीं इस बात को मानता। खराब करती है गले? मतलब जो गलत चीज़ है वो गलत ही, उसका रिजल्ट क्या आएगा। जावेद भाई एक ख्वाहिश करो। किस तरह की ख्वाहिश करो? जायज़ चले जायज़ कर ले। वो आज इबादत यार की कुछ लाइनें ही सुना दें अगर मूड है तो। नहीं, इस गाने के लिए मेरा मूड होना चाहिए, और है भी है, क्योंकि ये गाना राग यमन में है। क्योंकि राग यमन को इन्होंने थोड़ा मिक्स किया है एक जगह पे, मेरे मौला जहाँ आता है ना, तो बाकी ये जो ग्राउंड है पूरा वो यमन पे है। ठीक है, तो मैं थोड़ा से 2 लाइनें सुना देता हूं। जरूर। लागे बला लागे बला आज इबादत खूबसूरत। आज इबादत रूबरू हो गए, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू गए। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। आज
आज इबादत रूबरू हो गए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर, कमाल। कुछ अगर हमें वो ये तूने क्या किया, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं दिन हो रात हो कहीं ना कहीं मूड जब बनता है ना मेरा, मैं सुनता ज़रूर हूँ। और वो मुझे लगता है वो जो आशिक है ना, आशिक लोग, उनके लिए है ये उन ज़्यादातर, आशिकों के लिए है जो कि सर धड़ की बाजी लगा लगा देंगे देते और हैं अपनी मोहब्बत को पाने की जो है ना, जाने नहीं जाने नहीं देंगे। देते। देंगे। हाँ वही, हाँ कि जाने नहीं देंगे और उनके हाँ। मगर ही हो जाएंगे। वही कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि वो जो कुछ भी हो जाए ऐसी ए कुड़ी छड़नी नहीं छड़नी, एनु हासिल एनु करना हासिल करना है। हाँ मोहब्बत। मोहब्बत, और मोहब्बत है भी। सुना देता हूँ मैं सर। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर ज़बां पे अड़ा है। इश्क की साजिशें, इश्क की हाँ बाजियां, क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। क्या बात है सर, क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत, कमाल। अच्छा, वो लाइव परफॉर्मेंस भी थी आपकी एक बाहर कहीं? जी अमेरिका में थी। अमेरिका में थी। जी। सर वो क्या इवेंट क्या था, और वहाँ पर क्या फिर लोगों के रिव्यूज थे इस गाने के बाद? हाँ एक्चुअली वो एक टीवी है जिसका मैं मतलब वो फंड रेजिंग का शो था। अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया था, अफगानिस्तान से कुछ बच्चे थे जिनकी हेल्प करनी थी। तो वो बस वो उस यानी उस ट्यूटी टीवी के बाद ये गाना और भी बहुत हिट हुआ, मतलब काफ़ी मिलियंस में व्यूज़ इसके गए हैं और काफ़ी जगहों पे बहुत, अब तो लोग मतलब कह लें कि दीवाने हैं इस गाने के पूरी दुनिया में। नहीं सर, हम आपके सामने बैठे हैं माशाल्लाह से। एक आप भी हैं उस ऐसे दीवाने हैं जो आप मेरे सामने भी बिल्कुल। और हम भी ऐसे ही थे कि हमने कहा हम भी इश्क को कहीं नहीं जाने देंगे। अच्छा, कभी इश्क हुआ? ये तो पूछने वाली बात नहीं, क्योंकि इश्क के बगैर तो इंसान जी नहीं सकता। मिला? नहीं मिल सका। नहीं मिला। उसमें फ़ायदा भी बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें अल्लाह ने आपसे कुछ अलग करवानी होती हैं। तो मुझे फिर उसमें ये बड़ा मौका मिल गया कि मैं रियाजत पे मेरा ध्यान चला गया, अपने काम को ठीक करता रहा। अच्छा। अपनी ये मुझे उससे इश्क हो गया कि मैंने अपने वालिद साहब का नाम रोशन करना है, अपनी वालदा की खिदमत करनी है। इश्क हुआ किस तरह? इश्क इस सोच के नहीं होता या इस तरह नहीं होता। नहीं मतलब एक होता है ना कि मोहब्बत, पता चल जाता है कि यार अब मोहब्बत हो गई है। ये सडन होती है। कोई ऐसा चेहरा या कोई ऐसी चीज सामने आ गई जिसको आपका अंदर मान गया कि यार यही वो सूरत है जिसको मैं ढूंढ रहा था। यस। तो वो इस तरह होता है। ये नहीं होता कि आप सोच रहे हैं या स्केच बना रहे हैं, नहीं, या ऑब्वियसली आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मैंने इस तरह नहीं होता। घर बात की कोशिश, घर बताया कुछ? नहीं ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, उससे पहले शादी? हाँ बिल्कुल, अरेंज मैरिज थी मेरी। ओके। और अरेंज मैरिज के बाद तो बिल्कुल ही अल्लाह हाफिज हो गया ना, इश्क को तो बाय बाय टाटा हो गया।
फिर यही हुआ ना, मुझे उसका फ़ायदा बड़ा हुआ। लेकिन जब वो कहते हैं ना इश्क की एक इंतहा होती है, जब बंदा उसमें मुब्तला हो जाए ना तो वो बेगाना सा हो जाता है, हाँ, अकेला हो जाता है। अकेला हो जाता है, फिर उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती जो मर्जी सामने आ हाँ, रही हो। वो देखिए, अकेला का लफ्ज़ बड़ा कमाल है, मैंने इसलिए अकेला बोला। वो अकेला इस तरह हो जाता है कि वो उसके साथ ही वो जब तक खुशी महसूस नहीं होती। नहीं जब तक उसका साथ ना हो, वो अपने आप को अकेला समझता हाँ, है, हाँ, हर हाँ। बंदे से बेगाना हाँ, समझता बिल्कुल है। बिल्कुल ये बिल्कुल। उसकी डेफिनेशन है। तो आज भी कोई याद तो नहीं आती? नहीं नहीं, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, मेरी बेटियां हैं, तो मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। तो अब भाभी को बताया कि इश्क हुआ था मुझे? ये बताने वाली चीजें नहीं होती, क्योंकि फिर फिर अगला शक आ जाता अगला है। इनसिक्योर हो जाता है। आप तो बड़े शरारती हैं यार, तो वाह। नहीं, फिर भी वो एक होता है ना कि बंदा बताता है। हम नहीं नहीं, अक्सर अरेंज बताने मैरिज से में देखें, मेरी बात सुने, शादी होती है ना, बंदा अपनी चीजें बता देता है भला मानस बन के। बाद में बंदा नहीं, फिर कहता ऐसा है क्यों ऐसे बताया कि गलती घर कर में, देती है। नहीं ऐसी चीजें क्यों बताया कि घर में लड़ाई शुरू हो जाए। हाँ, यार, नहीं अब तो वो देखें हर बंदे की अपनी एक कहानी है पीछे, और वो लेके चल रहा होता है उसको। अच्छा, भाभी से सही माशाल्लाह। नहीं, मेरी जो वाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक तो मैं लकी इस तरह रहा हूँ कि वो म्यूज़िक को बहुत पसंद करती है, और अच्छा। खुद भी म्यूज़िक को पसंद भी करती है, और अच्छा वो गा भी लेती है। लेकिन अच्छा, हमारे रिवाज नहीं है, ऑब्वियसली ठीक है। घरेलू हम नहीं करते, मतलब जो घरेलू जी लड़के जी जी हैं। जी। तो दूसरा वो मैनेज भी बहुत अच्छा करती है घर को। मैं मेहमान को बहुत प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कुरान शरीफ में बोलते हैं अल्लाह मेहमान मैं हूँ, मेहमान मेरा रूप है। क्या बात तो है, जब मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो मैं उसको बहुत अच्छा सर एंटरटेन पे करते आंखों पे हैं, क्या बिठाता हूँ, बात है, फरमान के मुताबिक। खूबसूरत। तो ये नहीं कहना चाहिए कि फरमान के मुताबिक, पता नहीं वो मतलब मैं उसमें कितना भी गलत हूँ, या भी कितना मैंने करना है, और जी, तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जो मेरे अल्लाह ने बोला मैं उसके चल सकूँ, अल्लाह कोशिश कर तौफीक अता सकें, फरमाए। वही तो उसी हवाले से वो बड़ी मेरा साथ देती है, अच्छा, और वो बहुत यानी भली इंसान है। क्या तो बात उस है। वजह से मुझे मतलब अच्छा फील होता है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अच्छा जावेद भाई, कोई अपनी एक खासियत जो समझते हो कि जावेद बशीर की एक खासियत है जो किसी में नहीं है? एक होती है ना। नहीं नहीं, इस तरह ना आप सोचें, ये चीज़ फिर वो नहीं, इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स नॉट नहीं नहीं अबाउट। नहीं नहीं, मैं सुने, खासियत आपकी यही होती है कि आप अल्लाह रसूल के हुक्म को लेके, सुभान अल्लाह, बेशक। उनकी कुछ चीज़ें लेके आप उसमें खड़े रहें और उसमें सच्चे रहें। यस, यही खासियत है, असल यस, तो खासियत यही है। यस। लेकिन मैं अपनी खासियत आपको बता जी, देता हूँ। मेरे से कोई झूठ बोले, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे से कोई मिसकमिटमेंट करे, मेरा दिल करता है मैं इस बंदे से बहुत दूर चला जाऊँ। सही। या मेरे से कोई मुझे वो बंदा बहुत मैं सीधा ही कह देता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जो किसी की कदर ना करे, या उसको इंसानियत से गिरा कर देखे, ठीक है। या अपने आप को वो ये समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक बड़ी ज़ात है वाह। जो कि मेरे रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसी की वजह है, उसी की वजह से हम सांसें लेते हैं, वही चलाता है, हम वही सुलाता है हमें, वही दिखाता है हमें, वही हर चीज़ उसकी मेहरबानी है। हमें मेहरबानी के साथ जीना है, खुदा की मेहरबानी के साथ, और उसके बंदों से मोहब्बत करनी है। वाह। दैट इज़ द खासियत। यस, ये खासियत ये होनी खासियत चाहिए। है। ये खासियत क्या, अभी वो यार वो बंदों से मिलता नहीं, वो फ़ोन नहीं उठाता, या वो, ये तो बुराई है यार। बिल्कुल, ये ये खासियत तो तो ऐसी नहीं। बुराई है कि अल्लाह किसी में न डाले। ये आज जी जावेद भाई, ये ठहराओ, मतलब इस लेवल पे भी आके, और एक वो क्या कहते हैं इत्तेदाल, ये कैसे सारी चीजें सीखी, और ये इनबिल्ट थी या खुद से? एक्चुअली मेरे दादा उस्ताद फजल मोहम्मद खान, ये उन्होंने कुछ बताई भी थी नहीं चीजें? बताई नहीं। देखें, ये बताने से कभी नहीं आएंगी। मैं इस पे कसम उठाता हूँ, बताने से कोई चीज़ नहीं आती। नहीं आती। उसकी मेहरबानी हो, या फिर वो आपको इस काबिल समझे, या उसने आपको उस लेवल पे ले जाना हो, देन यू कैन डू दैट, अदरवाइज नहीं। मेरे दादा जो थे ना, वो ऐसे हम्बल इंसान थे, वो लोगों के घरों में जाते थे। देखिए कैसी बात है, उनके घरों में राशन हर महीने या जब भी काम से वो वापस आते थे, उस वक्त में 2-2 रुपए का दौर था, तो बहुत मुश्किल था अब्दुल्लाई किसी के लिए कुछ करना। हाँ। तो उस वक्त में भी वो लोगों के घरों में राशन देते थे। उनके जो
ठीक है, लोग थे, बहन भाई थे। हाँ। तो हालांकि वो खुद भी इतने नहीं थे, वेल ऑफ नहीं थे, लेकिन फिर भी करते थे। बिल्कुल करते थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब को मैंने खुद करते ऐसा देखा है कि वो किसी की ज़रूरत के लिए वो लोगों के पास चले जाते थे कि वो ज़रूरत कि यार वो हमने मिल के पूरी। ज़रूरत पूरी करनी है, मैं इतने कर सकता हूँ, तुम इतने कर। तो मैं कई दफ़ा अपने वालिद से थोड़ा इंसानियत के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं अच्छी बुरी, लेकिन वालिदैन से नहीं। Yes. तो मैं उनको आज जब सोचता हूँ तो फिर मेरे आंसू आ जाते हैं कि यार मतलब वो क्या ग्रेट इंसान थे और क्या अल्लाह ने हमें तोहफा दिया था। तो बस ये चीज़ें यही खासियत होनी चाहिए। अब्बा जी का लाडला कौन है घर में? मैं ही था। आप ही थे? क्योंकि 3 मेरी बहनें हुई थी, तो वो बहुत कीन थे कि मेरे बेटा हो जाए, कि बेटा हो जाए। तो उन्होंने बड़ी मन्नतें भी मानी, दरबारों पे गए, दुआएं की। मेरे दादाजी बहुत कीन थे इस मामले में कि यार मेरे, होता है ना कि हमारे घर में या जो घर इतने अफोर्डेबल नहीं कर सकते। अच्छा, वही मैं इस तरफ ही आने लगा था जावेद भाई। अब जो हालात है, 2024 चल रहा है, शुरू में बचपन से ही हालात बेहतर ही देखे या अप डाउन देखा और उसके लिए कुछ किया भी? हालात हमारे इतने अच्छे नहीं थे, नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी हमारे घर में एक रहमत थी, मैं समझता हूँ। हमारे घर में खाना बनता था, सब रिश्तेदार आके दोपहर को या शाम को खाते थे। मैंने ये देखा है। अच्छे हैं या नहीं है? हाँ। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना करम हो गया है कि तो उसकी मेहरबानी है बस। वाह, उसका कितना शुक्रिया अदा करें। क्या बात है। अच्छा जावेद भाई, जिस तरह हम बात कर रहे थे, ईगो आ जाती है लोगों में, ज़रा मैं आ जाती है, तो शोबिज़ में देखा जाता है कि मैं आ जाती है सब में, और कई लोग फ़ोन नहीं उठाते, कई लोग सीधे मुंह से तस्वीर नहीं सही तरह उतरवाते। तो वो क्या वजह है अब आजकल हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में? मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, मैं इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। आई हेट देम। देखो, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, ये किसी की मेहरबानी है आप पर। अगर आप चाहते तो, अगर वो ना चाहता तो आप लोगों के पीछे भागते कि मैं लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाऊं। ऐसा भी हो सकता था जी। ना? तो फिर ये है भी आर्जी। हाँ, एक दिन आपने छोड़ के जाना है, ऐसे ही है। तो छोड़ जाने के लिए क्या ये काफ़ी है कि आप किसी को आपके साथ तस्वीर खिंचवाने आए तो आप उसको झड़क दें या पैसे मांग लें? क्या तस्वीर खिंचवाने के पैसे मांगने चाहिए आपको? नहीं। एक बंदा आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, उसकी वजह क्या है? उसकी मेहरबानी है, और तो कोई वजह नहीं है। उसने ही उसके दिल में डाला है ना मोहब्बत और प्यार। ये तो कंफर्म है ना। हाँ। लेकिन आप, अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल कर दिया कि लोग आपको पीपल पसंद वांट्स करते हैं, कि मैं इनके साथ मेरी तस्वीर होनी चाहिए। तो ये तो ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और उस बंदे का भी करना चाहिए। नहीं तो आप हु आर यू, आप कौन है यार? और इस जमीन पे फिर आपने चले जाना है। Yes. जाने के लिए ये चीजें करनी चाहिए जो आर्जी हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ, ये चीज़ें देखिए, अगर मेरा कोई गाना हिट होता है तो मैं समझता हूँ कि मेरे पे एक करम है, जो कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे रिज़्क़ का ज़रिया बनाया, या मुझे दुनिया मेरी शनाख्त बना दी। तो मुझे उसके बंदों से, उसकी चीज़ों से बेपनाह मोहब्बत करनी चाहिए। ये असल हकीकत है। कभी दिल टूटा काम की वजह से? जिस तरह आप गाते हैं, किसी ने मतलब कोई रिश्तेदार होते हैं कई लोग। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ इस बात का। यस। दिल टूटने का मतलब ये है कि आप अपने अल्लाह को भूल चुके हैं या भूल गए हैं। दिल नहीं टूटना चाहिए। लोग आपका दिल तोड़ेंगे, लोग आपको, कई दफ़ा ऐसा भी होता है आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपको लोग कहेंगे यार आज तेरा मज़ा नहीं आया, तू बहुत बुरा गाया। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक मैंने नहीं ये बात सुनी। लेकिन ठीक है, लोग शरारतन अच्छा सुने, लोग फिर आपके पीठ पीछे कहते हैं, यानी आपके जाने के बाद भी कहते हैं। कुछ लोग वहां बैठे होते हैं, लोग वो आपको फोन करके बता देते हैं यार वो आपकी बड़ी बुराई कर रहा था। वो लोगों से अच्छाई की तवक्को रखनी भी नहीं चाहिए और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आप अपने काम को जारी रखें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। नीयत क्या होती है? नीयत ये होती है कि यार अब्दुल ही मेरे सामने बैठा है, मैंने कभी इसका बुरा नहीं करना, कभी इसके साथ मैंने झूठ नहीं बोलना। ये मेरी आपसे कमिटमेंट नहीं, मेरे अल्लाह से मेरी बात हो रही, और मैंने वो काम करना है जो मेरे अल्लाह को पसंद हो। ठीक है। तो दिल टूटने वाली कोई बात नहीं है। कुरान में हर चीज़ लिखी हुई है, वो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सही। क्रॉस कल्चर की अगर बात करें तो म्यूज़िक का क्या किरदार रहा है? इंडिया, पाकिस्तान,
कि लोगों को मिलाने में? मैं कहता हूँ सबसे बड़ा किरदार ही म्यूजिक का रहा है, या क्रिकेट का रहा है, या म्यूजिक का रहा है। तो अब म्यूजिक पाकिस्तान में आप देख लें कि हमारी जो क्रिकेट टीम है अभी वो ठीक है, 2024 में उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाई। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, बिल्कुल। अल्लाह ताला वो आने वाले वक्तों में बहुत बड़े। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा कोई खास नहीं है, लेकिन जो मुश्किल वक्त में अच्छा खेले और टीम को जिताए, मेरा फिर भी वो कोई फेवरेट एक तो होगा ना, जावेद भाई ऐसे ना करें। बाबर पसंद है ना आपको? नहीं, अभी मैं क्रिकेट देखता ही नहीं, छोड़ दी? हाँ, मेरा दिल तो आजकल क्रिकेट नहीं मैं देख रहा। फारिग वक्त में क्या फिर देखते क्या हैं? नेटफ्लिक्स? मैं सच्ची बात बताऊं, मेरा और कोई सिलसिला है। मैं आजकल जो है ना वो मेरा कंपोजिशंस पे ध्यान है। अच्छा। मेरे जो नए प्रोजेक्ट, अभी मेरा एक जॉन एलिया साहब पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि बहुत इंशाल्लाह मेमोरेबल होगा। उस पे मैंने काफ़ी काम कर लिया है, 6 गज़लें मैं उनकी कर रहा हूँ, कंपोजिशंस उसकी तैयार हो गई हैं, मतलब ट्रैक्स भी बन गए हैं। कब आ रहा है वो, थोड़ा सा लोगों को बता दें। अभी इंशाल्लाह मुहर्रमों के बाद वो रिलीज़ होगा। और मैंने उसमें जो मैसेज दिया है कि हमारे मुल्क में टैलेंट क्या है, हमारे मुल्क में शायरी का क्या लेवल है और कंपोजिशन का क्या लेवल है, और हमारे आर्टिस्ट कहाँ पर हैं और कितना अच्छा गा सकते हैं। तो ये ऐसे ही है, इंशाल्लाह जब आएगा तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये यूथ के लिए भी है, यंगस्टर के यूथ के लिए भी है, और क्लासिकल सुनने वाले लोगों के लिए भी है, और स्पेशल गज़ल गायकों के लिए भी है। इसका जो मैंने स्टाइल रखा। अच्छा, खुद कभी किसी से इंस्पायर हुए? मुझे क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है, और मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को बहुत पसंद करता हूँ, उस्ताद सलामत अली खां को बहुत पसंद करता हूँ। अपना क्या नाम है, उस्ताद अमीर खां मुझे बहुत पसंद है, मुझे उस्ताद मुबारक अली खां बहुत पसंद है, मेरे ताया जी, मुझे अपने वालिद साहब बहुत पसंद है, मुझे मेरे दादाजी बहुत पसंद है, और स्पेशली मेरे नाना जी बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे। उनका नाम गजनफर अली गज्जू खां था। क्या बात। वो नाला में पैदा हुए, अपना इंडिया के साथ 22 किलोमीटर पे। तो ये चीज़ें, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां मुझे बड़े पसंद हैं, मैं उनको शुरू से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, कोई अजीबो गरीब फ़ैन मूवमेंट हुई कभी? किसी शो में निकल रहे हों, अजीब सी हरकत हुई हो जो पसंद ना आई हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। कोई वाकया इस तरह का हो जाए जो आप सुनाना चाह रहे हो, एरिया में हो जाए, या कहीं मतलब घर के पास? नहीं, वो तो होता ही रहता है कि शो के बाद कहीं खाने पे गए, वहाँ लतीफ़े होते हैं, लतीफ़े मतलब जोक्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। वो और एरिया में जहाँ रहते थे वहाँ पे कुछ इस तरह के लोग पसंद करते थे? नहीं, वैसे तो हमारा इस तरह का कल्चर है कि हम जब गाना गा के घर भी आते हैं, या मिसाल के तौर पे, तो हमारा एक ऐसा कल्चर है, हम इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे को जोक सुनाने, एक दूसरे की अच्छी बुरी बातें डिस्कशन करनी। अच्छा, हाँ, वो उसका एक रिव्यू करते हैं आप लोग आगे, मतलब कि आज क्या किया है। और आज तो तबला जड़ा सही नहीं। अब मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ, बड़ा मज़ेदार ये वाकया है। रमज़ान शरीफ था। अच्छा। तो मैं अपने घर में मैं रिकॉर्डिंग करके आया रात को 2-2:30 बजे। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम खाना गर्म करो, और मैं बैठ गया। मैंने स्विच ऑन किया तो टेलीविजन पे ना कोई कवाल गा रहा था। अच्छा। तो वो उसमें गा रहा था, ना मैं शिया ना मैं सुन्नी, ऐसा, मेरा दो हाथों दिल सड़िया हूँ। अच्छा। यहाँ वो ना रूदारी करने लग गया। रूदारी कहते हैं म्यूजिक में कि उसकी वो जगह, मतलब उसको वो बढ़ाने लग गया। अच्छा। यानी इस पे ना वो रागदारी करने लग गया। हाँ। तो वो अब इतना बेसुरा होना शुरू हो गया। तो मैं आगे से बैठा, मैंने कहा यार ये क्या की कर रहे हैं यार। हाँ। थोड़ी पंजाबी च ना। हाँ। कहता, मेरा दो हाथों दिल सड़िया हूँ। मैं क्या, तेरा दोहा तो सड़िया, मेरा तिन्ना तो दिल सड़िया, फिर तो भी। क्या बात है। इस तरह की चीजें चलती रहती है, शुगल मिला लगाए रखो, लगता रहता है। अच्छा, इसी तरह आपने जिस तरह बात की कि बेसुरा हो गया, और इस तरह से म्यूजिक को अब लोग जो है ना सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। म्यूजिक की एक अपनी एक वैल्यू होती है, उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो उस्ताद एक और आए हुए हैं मार्केट में, चाहत फ़तेह अली खान साहब। जी जी, कैसे लगते हैं आपको? मिस्टर है, मैं चाहत फ़तेह अली खान पे क्या बात करूं। मेरा उनके बारे में बहुत सारी गुड विशेस हैं, लेकिन
अल्लाह ताला उनको कामयाब। एक मुझे चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है, वो क्या है? क्या? वो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वो क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सुने, ये बड़ी मज़ेदार बात है जी। ये अब उनको जानने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजे, अल्लाह ताला वो पूरी दुनिया में छा जाए कि 28 मिलियन व्यूज। एक तो उनको मुझे लगता है, देखिए अब सारे उन पे बात कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए बात करूंगा, मैं उनको सही रास्ता बताना चाहता हूँ। ठीक है। वो या तो गाएं अगर उनको आता है। नहीं, आपको क्या लगता आता है? सुने, अगर उनको आता है, अगर वो कॉमेडी करना चाहते हैं तो वो कॉमेडी करें। अगर वो, मुझे लगता है उनको दोनों चीज़ें नहीं आती, वो ख़राब कर रहे हैं। ठीक है। और या तो वो म्यूज़िक सीखें या फिर कॉमेडी सीखें, क्योंकि गाना बजाना सुर और लय पे खड़ा हुआ है, और अगर मुझे लगता है ना वो सुर में है, वो ना वो लय में है, ये भी ख़राबी हो रही है। अगर उसको हम दूसरी तरफ कॉमेडी से सोचते हैं तो वो कॉमेडी भी गलत हो जाती है। तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, और वो, मुझे लगता है उनको सीखना चाहिए। और अगर वो आपके पास आ जाते हैं कि मुझे सिखाएं, तो क्या आप सिखा पाएंगे? तो मैं आपकी तरफ भेज दूंगा कि आप अब्दुल रईस से सीखें जाके, क्योंकि वो वही मेरे से सवाल कर रहे थे। जावेद भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कोई आखिरी पैगाम जो है इस शो के आखिर में आप देना चाहें? बस मेरा एक मेरा मैसेज है, और एक मेरी कह लें कि एक दिल की तमन्ना है कि हम अपने मुल्क को अजीम से अजीमतर बनाएं। हम अपनी कौम की इज़्ज़त के लिए, अपनी कौम के इमेज के लिए काम करें। आमीन। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे, हम अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपने आने वाली नस्लों को मतलब जो सही कामों के लिए कहा जाए, और हम अच्छे रास्ते पे जाएं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, आमीन। और अच्छे काम करें, और अपना नाम बनाएं, और अपने मुल्क का नाम बनाएं, और आने वाली नस्लों को हम रिलीफ पहुँचाएं। जावेद भाई, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।